तो कल हम लोगों ने जो पार्ट किया था उसमें बेसिकली एंथैल्पी चेंज के बारे में स्टडी की थी। तो आज उसी काम को फिनिश ऑफ करते हुए थर्मोकेमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं उन पे बातचीत करते हैं। तो बेसिकली थर्मोकेमिकल इक्वेशन ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो बहुत ही हाई फंटूश है, नया नया तुम्हारी लाइफ में आया है, एज सच कुछ भी नहीं। बहुत ही बेसिक सा फंडा है। कोई भी इक्वेशन, कोई भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो आप 10 तक पढ़ते आ रहे हो, हाँ बस फ़र्क इसमें इतना होगा कि 10 तक जो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते थे उसमें बैलेंसिंग पे फोकस करते थे। कुछ बच्चे फिजिकल स्टेट्स में भी फोकस कर लेते थे कि जो रिएक्टेंट लिया है वो सॉलिड है कि गैस है कि लिक्विड है। कुछ लोगों के लिए तो फिजिकल स्टेट कोई मायने नहीं रखती थी, उनके हिसाब से तो क्या मतलब है फिजिकल स्टेट का, छोड़ो, इग्नोर करो, ये वाला कंसर्न उनका होता था। बट 12th में जब हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं और जब हम किसी भी वेल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को उसके फिजिकल स्टेट के साथ लिखें, मतलब फिजिकल स्टेट्स वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए, बराबर बैलेंसिंग होगी वो तो चलेगा, वो तो होना ही होना, बिना बैलेंसिंग के कैसे चलेगा यार, बट फिजिकल स्टेट वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, रिएक्शन के बाजू में इस तरीके से कितना एंथैल्पी चेंज आया है ये भी लिखा हुआ होना चाहिए। तो बस उसी को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ से लेकर ये बेसिकली क्या हो गया है, आप लोगों का क्वेश्चन बन चुका है बोर्ड्स स्कूल एग्जाम्स के लिए कि डिफाइन थर्मोकेमिकल इक्वेशन। और कुछ रूल्स हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन के जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब आप हेस लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते हो तब। क्या है वो रूल्स, मान लेते हैं कि आप लोगों के पास ए से बी एक ये रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। आपने नोट्स कॉपी में नोट्स बना लेना, मैं यहाँ पे फ़िलहाल डायरेक्ट शॉर्ट में लिखवा रही हूँ। इसके डेल्टा एच की वैल्यू लेट से निगेटिव है। अब आप क्या करते हो, इस रिएक्शन को रिवर्स कर देते हो, बराबर, यानी कि आप इसको बना देते हो, आपने क्या कर दिया यहाँ पे, इसको बी से ए बना दिया। तो इसी रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वो निगेटिव के बजाय पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब नियम क्या है, नियम ये है कि जब आप एक रिएक्शन को रिवर्स कर दो तो रिवर्स कर देने से उसके जो डेल्टा एच का सिंबल होता है ना, वो उसका साइन क्या हो जाता है, आप लोगों का रिवर्स हो जाता है। वैल्यू वही रहेगी बट साइन बोलो कैसा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। बस खत्म, ये आप लोगों का पहला रूल नंबर 1, ठीक है। रूल नंबर 2, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि आपको सामने फिजिकल स्टेट्स लिखनी चाहिए, मतलब सामने इन द सेंस वो नीचे की तरफ, सॉलिड है तो सॉलिड, लिक्विड है तो लिक्विड, गैस है तो गैस, ये सारी भाषाएं आपको वहाँ पे क्या होगी, मतलब इंक्लूड करनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा आप लोगों को क्या करना चाहिए, आपको स्टोइक्योमेट्री लिखना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कोएफिशिएंट इंडिकेट करता है वगैरह वगैरह। अच्छा, अब ये स्टोइक्योमेट्री का क्या इंपॉर्टेंस है, ध्यान से समझते हैं। रूल नंबर 2, एक रिएक्शन है ए से बी, इसका डेल्टा एच की वैल्यू लेट से एक्स है। आपने क्या किया, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके कर दो 2, लेट से यहाँ 3 था मान लो, ये बन गया 2a से 6b। तो डेल्टा एच की वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स, ये रूल है। अच्छा, रूल नंबर सी में आते हैं। मान लो 3 टाइम्स ऑफ पी इज गिविंग यू 4 टाइम्स ऑफ क्यू है। इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू मान लेते हैं वाई है, कोई नंबर हो सकता है, मैं एक बस समझाने के पर्पस हेतु आपको वेरिएबल लेके बता रही हूँ। तो ऐसे में अगर किसी ने तुमसे ये पूछा कि बताइए इस रिएक्शन का डेल्टा, सॉरी इस रिएक्शन को हमने मान के चलते हैं 5 से डिवाइड कर दिया, क्यों कर रहे हो मैडम डिवाइड, अच्छे खासा जैसा है रहने दो ना। देखो जब तुम हेस लॉ के न्यूमेरिकल्स करोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि क्यों डिवाइड कर रही हूँ। तो मैंने डिवाइड कर दिया, ये बन गया 3p अपॉन में 5, ये बन गया 4q अपॉन में 5। तो ये जो डेल्टा एच की वैल्यू है आपको इसको भी बेसिकली डिवाइड करना पड़ेगा। So whenever you reverse out the reaction, you have to reverse the sign of delta H. When you multiply your equation with any of the number, you have to multiply your delta H with that number और divide, ठीक है, दोनों चीज, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट रूल। तो
ये जो रूल्स मैंने बताए ये आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्विंग के वक्त अति आवश्यक होंगे, वहाँ पे इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। परंतु पेपर में, स्कूल एग्जाम्स में आप लोगों को पूछा जाता है व्हाट आर द रूल्स फॉर राइटिंग थर्मोकेमिकल इक्वेशन, ऐसे पूछ लेता है, ठीक है, कि व्हाट आर द रूल्स, साइन कन्वेंशन इज नॉट, साइन कन्वेंशन तो नहीं बोलेंगे, रूल्स कन्वेंशंस, इस तरीके की लैंग्वेज, क्या बोलेगा, रूल्स बोल देगा, कन्वेंशन कह देगा, या फिर आपको गाइडलाइंस कह देगा, क्या होगा जब आप थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखोगे। तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आपको उसको क्या करना है, डिफाइन करना है। पॉइंट नंबर 2, आपको क्या करना होगा, ये जो 1 2 3 4 5 6 करके जितने पॉइंट्स दिख रहे हैं ना अपने स्कूल एग्जाम में, ये लिखने होंगे। तो पॉइंट नंबर 1 को तो देखो एज इट इज़ लिख देना, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 में आप क्या लिखना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक बस इतना लिखना। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 को भी एज इट इज़ लिख देना, और उसके बाद यहाँ से पॉइंट नंबर 3 को यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना। पॉइंट नंबर 4 में अपने वर्ड्स में लिखना, जैसे मैंने ये पॉइंट नंबर ये बताया ना ए, यही बेसिकली आपका पॉइंट नंबर 4 है। क्या लिखोगे, कंसीडर अ रिएक्शन लिखना, ए से बी, मान लेते हैं इसका डेल्टा एच इक्वल टू नेगेटिव, लेट लिखना, ऊपर में लेट, ठीक है, कि लेट कर रहे हैं। फिर लिखना कि रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यू डू मत लिखना, ऐसा लिखना रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। फिर क्या लिखना, बी से ए, डेल्टा एच इक्वल टू पॉजिटिव। फिर स्टेटमेंट लिखना, मतलब इसको लिखने के बाद स्टेटमेंट लिखना कि इफ वी रिवर्स द रिएक्शन देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच विल रिमेन सेम बट मैग्नीट्यूड विल चेंज, ऐसा। ये पॉइंट नंबर 4 बनाओगे। पॉइंट नंबर 5 में ये 2 पॉइंट लिखोगे, पहले लेट करके पूरा ये एक्सप्लेन करोगे, लेट करके फिर पूरा ये एक्सप्लेन करोगे दोनों, फिर लिखोगे व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है, बाय एनी thermochemical equation by any number then we have to multiply or divide our delta H also। तो ये बन गई आपकी गाइडलाइंस, ख़त्म, ठीक है। ये आप लोगों की थर्मोकेमिकल इक्वेशंस थी और ये उससे रिलेटेड गाइडलाइंस थी। अब आते हैं चलिए हेस लॉ पर। हेस लॉ का मैं सिर्फ स्टेटमेंट समझा कर दे रही हूँ तुमको, इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो हम लोग करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि न्यूमेरिकल्स हम सब आखिरी में ही डील करने वाले हैं। तो पेपर में एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कोलरॉश लॉ होता है जो बहुत ही फेमस है, कई बार बोर्ड एग्जाम से पूछा जा चुका है कि एक्सप्लेन कोलरॉश लॉ एंड, या फिर उसको न्यूमेरिकल आता है उससे रिलेटेड, या फिर उसका एप्लीकेशन पार्ट आता है। और दूसरा आप लोगों का एक लॉ होता है थर्मोडाइनमिक्स में से हेस लॉ, ठीक है। तो अगर स्कूल के एग्ज़ाम्स में, पेपर्स में पूछा जाए तो थर्मोडायनामिक्स में से हेस लॉ पूछे जाने की भी अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी होती है थ्योरी पेपर्स के लिए। अदरवाइज न्यूमेरिकल्स भी हेस लॉ के JEE मेंस वगैरह में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, बोर्ड्स में तो खैर पूछे ही जाते हैं, क्योंकि ये सबसे ईजी पार्ट है। थर्मोकेमिस्ट्री में मात्र एक न्यूमेरिकल करना होता है, वो एक बॉन्ड्स के से रिलेटेड और एक आपका ये हेस लॉ से रिलेटेड, बस खत्म, और थर्मोकेमिस्ट्री खत्म हो जाती है। सबसे ज़्यादा पकाऊ चीज़ जो होती है ना थर्मोडायनेमिक्स होती है। इतने फार्मूले, इतने कंसेप्ट, बहुत लोग कहते हैं कि अच्छा एक ही फार्मूला है, उसी एक ही फार्मूले इसको याद रखो, बाकी तो फिर कंसेप्चुअली डिराइव होता जा रहा है। बट भाई कंसेप्चुअली डिराइव करने के लिए भी तो तेरे को याद रखना पड़ेगा ना कि क्या करना है आगे। फिर तो बहुत सारे वहाँ पे रूट्स और उनके सब रूट्स होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं, बट थर्मोकेमिस्ट्री इज़ वेरी ईजी। अब आते हैं हेस लॉ में। देखो साधारण शब्दों में मैं हेस लॉ में बताऊँगी कि हेस लॉ क्या है, तुम्हें भी समझ में आ जाएगा। एक रिएक्शन है, ए से गए बी, बी से गए सी, सी से गए डी, डी से गए ई। जब ए से बी गए तब उस वक्त कुछ ना कुछ तो एंथैल्पी का चेंज हुआ होगा, लेट से डेल्टा H1। जब बी से सी गए तब एंथैल्पी का चेंज हुआ होगा, लेट से डेल्टा H2। जब सी से डी गए तब एंथैल्पी का चेंज हुआ होगा, लेट से डेल्टा H3। जब डी से ई गए तब एंथैल्पी का चेंज हुआ होगा, डेल्टा H4। अगर मैं पूछूंगी कि ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई पहुंचने में टोटल एंथैल्पी का चेंज कितना आया, तो आप क्या जवाब दोगे, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4। अब एक दूसरा लड़का है, उसने बोला हट, ये ऐसा लॉन्ग कट कौन अपनाएगा, मैं तो डायरेक्ट ए से
ई तक की फ़्लाइट लूँगा। कैसा होता है कि जब आप लोग बाय प्लेन ट्रैवल करते हो तो कई बार डायरेक्ट फ़्लाइट्स किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन की आपको मिलती है, अदरवाइज़ किसी पर्टिकुलर जगह पर आपका लेओवर होता है। लेओवर का मतलब वहाँ पे कुछ घंटों के लिए प्लेन खड़ा रहता है। हो सकता है आपको उस पर्टिकुलर जगह से प्लेन चेंज भी करना पड़े, ऐसा भी होता है। जैसे फ्यूल वगैरह भराने के लिए भी रुकते हैं, है ना, एक्सेट्रा रीजंस के लिए कई बार चेंज भी करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल तुम इंडिया से बैठे हो और तुम्हारे डेस्टिनेशन एक्स जगह पे जाने की है, तो लेट्स से इमेजिन करते हैं, चलो ठीक है एक्स ही जगह जाने की है, तो उस एक्स जगह जब अपन जाते हैं ना तो बीच में जो डायरेक्ट फ़्लाइट्स भी होती हैं, बट मान लेते हैं आप एक ऐसी फ़्लाइट में बैठे हो जो पहले इंडिया से चली और लेट्स से आप लोगों के मलेशिया में जाके रुकी, फिर मलेशिया से वापस शुरू हुई, फिर उस एक्स जगह पर जाकर वो आपको छोड़ती है। ठीक है, बीच में मतलब एक जगह पे उसने अपना स्टॉप ले लिया। और कई फ़्लाइट्स कैसी होती हैं जो डायरेक्ट आपके इंडिया से चलेंगी और डायरेक्ट जहाँ पे आपको एक्स जगह उतरना है वहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट लैंड करवाएंगी। सेम केसेस फॉर बसेस ऑल्सो, ट्रेन ऑल्सो। ठीक है, तो वैसे तो ट्रेन कभी ना कभी एक आधी स्टॉप पे रुकती ज़रूर है, तो इसे को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट, कि डायरेक्ट जहाँ से शुरू किया और जहाँ ख़त्म हो रहा है वहीं पर रुके। तो एक लड़का है, उसने बोला मैं डायरेक्ट ए से शुरू करूँगा, मैं बीच के कोई स्टॉप नहीं लूँगा और डायरेक्ट ई से प्रोडक्ट बनाऊँगा, और इस प्रोसेस के दौरान भी तो उसको कुछ ना कुछ एंथैल्पी चेंज लगा होगा, तो मैं कहती हूँ लेट्स से इसको डेल्टा एच लगा, है ना। तो हेस लॉ कहता है कि किसी भी रिएक्शन को आप चाहे एक स्टेप में करा लो डायरेक्ट ए से ई, या फिर आप उसको टुकड़ों टुकड़ों में कराओ, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, आपकी मर्जी। तो एक्चुअली हेस लॉ ये कहता है कि अगर आप टुकड़ों टुकड़ों में करवा रहे हो तो टुकड़ों टुकड़ों में जितना एंथैल्पी चेंज आता है वो बेसिकली आपके वन स्टेप में आए हुए एंथैल्पी चेंज, ये दोनों ही आपस में इक्वल होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल सब्जी वाले के पास तुम गए, उसको तुमने कहा कि मुझको 3 किलो टमाटर दे दो प्लस 2 किलो आलू दे दो प्लस 1 किलो प्याज दे दो, ऐसा समथिंग तुमने उसको लिस्ट बना दी, है ना। धीरे धीरे पहले वो तुम्हें आलू दे रहा है, फिर तुम्हें टमाटर दे रहा है, फिर तुम्हें प्याज दे रहा है, तुम धीरे धीरे उसको बता रहे हो, धीरे धीरे वो तुमको दे रहा है। बिल बना, ठीक है, ओके, लेट्स से 100 रुपये का बिल बन गया। अब मान लेते हैं तुम उसकी दुकान में पहुंचे और तुमने एक एक आइटम मतलब बताने के बजाय तुम कैसा कर रहे हो, एक ही साथ तुमने उसको पूरी लिस्ट दे दी कि ले भैया तोल कर रख, मैं आता हूँ 1 घंटे बाद। डायरेक्ट तुम उसकी दुकान में रुके नहीं। तो ऐसे में क्या होगा, जब आप रिटर्न आओगे तो ऐसा होगा कि कम बिल बनेगा, नहीं बिल तो उतना ही बनेगा। तो बस यही हेस लॉ है। वो कहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को चाहे आप एक स्टेप में करवाइए या मल्टीपल स्टेप्स में करवाइए, दोनों ही केसेस में जो एंथैल्पी चेंज होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। तो बस पेपर में ये ब्लैक कलर की लाइन आपको याद रखनी है कि ये बेसिकली हम लोगों का क्या है, हेस लॉ है। तो आप कौन से पाथ से जा रहे हो, एंथैल्पी को उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, एंथैल्पी एक पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन है। उसको से इतना मतलब है कि इनिशियल कहाँ पे थे, फाइनल कहाँ पर है, बस ख़त्म। ठीक है, किस रास्ते से जा रहे हो, किस जगह से जा रहे हो, उसको इससे कोई मतलब नहीं है, बराबर। तो ये ब्लैक कलर की लाइन, और आप ये वाला एग्जाम्पल अपने बोर्ड्स के पेपर में लिख सकते हो कि कंसिडर अ रिएक्शन ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, टोटल एंथैल्पी चेंज बराबर इतना। फिर लिखना कंसिडर अ रिएक्शन, कौन सी वाली रिएक्शन, डायरेक्टली ए से ई, एंथैल्पी चेंज इक्वल टू डेल्टा एच। फिर लिखना फ्रॉम 1 and 2 अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, ये दोनों आपस में क्या कर देना, इक्वेट कर देना, ख़त्म। यही हेस लॉ था। और इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशन है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा, यानी कि ये पेपर में आता है 1 मार्क्स के लिए कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो ये उन लोगों की एंथैल्पीज कैलकुलेट करने के काम आता है जिनकी एंथैल्पी चेंज एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट नहीं की जा सकती, बस ये इसकी एप्लीकेशन है। तो तुम्हारे को आज इस टॉपिक में यही छोटी सी चीज़ मुझे बतानी थी। तो थ्योरी क्वेश्चन से ऐसे क्या क्या क्रिएट हो सकते हैं कि डिफाइन थर्मोकेमिकल इक्वेशन, दूसरा थ्योरी क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि व्हाट आर द स्टेप्स और द गाइडलाइंस फॉर राइटिंग थर्मोकेमिकल इक्वेशन, तीसरा क्वेश्चन हो सकता है डिफाइन हेस लॉ या स्टेट हेस लॉ, या और जब स्टेट बोला जाए तो हेस लॉ का वो ब्लैक कलर का स्टेटमेंट के साथ वो एग्जाम्पल भी देना है, और चौथा क्वेश्चन हो सकता है कि उसके एप्लीकेशंस, बस खत्म।
ये कहानी है। अब हम लोगों को नेक्स्ट वाली आगे की जो क्लासेस होंगी उसमें हम लोग फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखेंगे कि किस तरीके से